हेलो क्लास 12th स्टूडेंट्स। तो आज हम लेकर आ गए हैं आपके लिए फिर से आपकी बुक अभिव्यक्ति और माध्यम का एक नया अध्याय, जिसके हम करने वाले हैं अति महत्वपूर्ण प्रश्न यानी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस जो है आपके लिए हम लेकर आए हैं पिछले कुछ सालों में पूछे गए प्रश्नों में से हैं। कुछ इस तरीके के प्रश्न हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे आपके एग्जाम्स को और ज्यादा स्कोरिंग बनाने के। ठीक है, वैसे तो ये अध्याय हमने पढ़े हुए हैं अच्छे से। अब बात करें अगर इनसे आने वाले प्रश्न की, तो इस साल जो पैटर्न इशू किया गया है उसके अकॉर्डिंग इस बार जो आपके जो बुक है ये अभिव्यक्ति और माध्यम, इससे आपका एक ही तरह के प्रश्न आ रहे हैं, वो हैं आपके वर्णात्मक प्रश्न। लेकिन हाँ, वर्णात्मक प्रश्न भी दो तरीके के हैं, यानी कि अति लघु भी हैं और लॉन्ग भी हैं। लघु भी हैं, अति लघु भी हैं, लॉन्ग भी हैं। तो कई तरीके से ये प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो इनकी प्रिपरेशन करना आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि ये चैप्टर्स ऐसे हैं जिन्हें आप पढ़ तो चुके हैं, चीजें समझ में आ जाती हैं, लेकिन क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाएंगे ये सारी चीजें निकाल पाना आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो चलिए आज हम कुछ ऐसे ही करते हैं। तो अभी तक हम इस बुक में जो हमारे क्लास 12th के जो चैप्टर थे उनमें से करीबन हम 4 अध्याय कर चुके हैं। ठीक है, जिनमें हमारा चैप्टर नंबर 3, 4, 5 था और इसके बाद हमारा चैप्टर नंबर 11 था। अब हम कर रहे हैं 12। तो आज का जो हमारा ये चैप्टर है ये क्लास 12th हिंदी कोर के लिए है। कुछ चैप्टर आपने देखे हैं कि कोर और इलेक्टिव दोनों के लिए हैं, लेकिन आज का ये चैप्टर सिर्फ और सिर्फ कोर वाले स्टूडेंट्स के लिए। अध्याय संख्या 12 है, कैसे बनता है रेडियो नाटक। देखिए, कथा पटकथा तो हम लोग क्लास 11th में पढ़ चुके थे। फिर उसके बाद हमारा जो बना वो था कि हम कहानी से किस तरीके से नाटक में तब्दील करते हैं। अब बात आती है कि भाई नाटक बन जाते हैं, लेकिन नाटक हमारे दृश्य और श्रव्य दोनों ही होते हैं। लेकिन अगर हम बात करें रेडियो नाटक की, तो ये सिर्फ और सिर्फ श्रव्य माध्यम के लिए है। तो चलिए आज हम देखेंगे कि जब हम रेडियो नाटक बनाते हैं तो हमें किस तरह की सावधानियां, क्या क्या सारी चीजें बरतनी पड़ती हैं। ठीक है, तो ये जो किस तरीके से क्या क्या है ये तो हम सब देख चुके हैं, लेकिन अब इन पे क्वेश्चन कैसे बनेंगे ये भी एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। चलिए तो कुछ क्वेश्चंस लेकर आए ताकि आपकी ये समस्या हल हो जाए, है कि नहीं। तो यहाँ पर हमारा प्रश्न संख्या पहला है, क्या दिया है, रेडियो नाटक में संवाद की क्या विशेषताएं। तो अब इनमें क्या विशेषताएं होती हैं ये हमने वैसे तो चैप्टर में पढ़ा है, लेकिन अब इनको आंसर में हम कैसे लिखेंगे। देखिए, अब रेडियो नाटक पूरी तरीके से संवाद पर ही टिका होता है। किस पर, संवाद पे, क्योंकि हमें वो श्रव्य माध्यम है, तो जितनी भी चीजें हैं वो हमें सुनाई ही दे रही हैं, तो जाहिर सी बात है कि इस पर ही हमें सारा काम करना पड़ता है। अब इस पर प्रश्न का क्या लिखेंगे, देखिए उत्तर क्या लिखेंगे, रेडियो नाटक में संवाद की विशेषताएं। तो सबसे पहले क्या विशेषता आ रही है हमारी, देखिए, रेडियो नाटक में पात्रों संबंधी तमाम जानकारी हमें संवादों के माध्यम से मिलती है। जाहिर सी बात है, भाई संवाद है तो संवाद के माध्यम से ही मिलेगी। उनके नाम, आपसी संबंध, चारित्रिक विशेषताएं, ये सभी हमें संवादों द्वारा ही उजागर करना होता है। अब उसमें मान लीजिए कितने पात्र हैं, पात्र ना हमें दिखाई दे रहे हैं, उनकी क्या वेशभूषा है, उनका आपसी में संबंध क्या है, उनकी चारित्रिक विशेषताएं क्या है, ये सभी चीजें हमें संवाद के माध्यम से बयां करनी होती है। भाषा पर भी विशेष ध्यान रखना होगा, वो पढ़ा लिखा है कि अनपढ़, शहर का है कि गांव का, क्या वो किसी विशेष प्रांत का है, उसकी उम्र क्या है, वो क्या रोजगार धंधा करता है, इस तरह की तमाम जानकारियां उस चरित्र की भाषा को निर्धारित करेंगी। अब देखिए, अगर कोई व्यक्ति गांव का कैरेक्टर निभा रहा है उस रेडियो नाटक में, तो उसके बोलने का तरीका अलग होगा। एक पढ़ा लिखा व्यक्ति अलग तरीके से बोलेगा, एक क्या कहते हैं अनपढ़ व्यक्ति अलग तरीके से बोलेगा। फिर कभी कभी क्या होता है, हमारे काम का असर भी हमारी भाषा पे बहुत ज्यादा आता है, वो सारी चीजें होती हैं। तो इस तरीके से जिस भी कैरेक्टर को आप निभा रहे हो, जो उसके संवाद जब आपको मिलते हैं, तो सिर्फ वो संवाद जो शब्दों में लिखे हैं वही नहीं, आपके बोलने का लहजा यानी कि वे ऑफ डिलीवरी द डायलॉग्स, ये भी बहुत ज्यादा मायने रखता है कि आप किस तरीके से उसको डिलीवर कर रहे हो, क्योंकि उससे जो है श्रोता उस व्यक्ति की
चरित्र को अपने दिमाग में काल्पनिक तौर से बनाने लगता है। फिर पात्रों का आपसी संबंध भी संवाद की बनावट पर असर डालता है। एक ही व्यक्ति अपनी पत्नी से अलग ढंग से बात करेगा, अपने नौकर से अलग ढंग से, अपने बॉस के प्रति सम्मानपूर्वक रवैया अपनाएगा तो अपने मित्र के प्रति उसका बराबरी और गर्मजोशी का व्यवहार होगा। अब संवाद में हमें ये भी ध्यान रखना लग पड़ता है कि जो संवाद लिखे जा रहे हैं या बोले जा रहे हैं उनमें ये सारे संबंध भी उतने ही मायने रखेंगे। रेडियो क्योंकि मूलतः संवाद प्रधान माध्यम है, इसलिए यहाँ इसका खास ध्यान रखना होता है। रेडियो में कौन किससे बात कर रहा है हम देख नहीं पाते, इसीलिए संवाद जिस चरित्र को संबोधित है उसका नाम लेना जरूरी होता है। ये बहुत जरूरी है। जैसे मान लीजिए कि हम सामने वाले संवाद से बात कर रहे हैं तो हम पहले उसका नाम लेंगे और तब हम बोलेंगे, ताकि सुनने वाला ये समझे तो कि हम किससे बात कर रहे हैं। खास तौर पर जब दृश्यों में 2 से अधिक पात्र हों। इसके अलावा रेडियो नाटक में कई बार कोई पात्र विशेष जब कोई हरकत, कोई एक्शन करता है तो उसे भी संवाद का हिस्सा बनाना पड़ता है। अब कोई भी हरकत कर रहा है या एक्शन हो रहा है, वैसे तो रेडियो नाटक जो होता है वो कभी भी एक्शन प्रधान नहीं होता, लेकिन अब मान लीजिए बीच में कोई एक्शन आ गया है तो क्या करेंगे हम, उसे भी संवादों के माध्यम से ही बयां करना पड़ता है। तो ये कुछ विशेषताएं हैं आपकी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। रेडियो नाटक में पात्रों की संख्या कितनी होनी चाहिए? अब चूंकि एक श्रव्य माध्यम है इसलिए पात्रों की संख्या भी आपको बहुत ध्यान देनी पड़ती है। रेडियो नाटक की अवधि ही सीमित है तो फिर अपने आप ही पात्रों की संख्या भी सीमित हो जाएगी। जैसे कि रेडियो नाटक की अवधि जाहिर सी बात है कि 30 मिनट से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि व्यक्ति के जो एकाग्रता का जो समय होता है वो 30 से 40 मिनट का होता है। तो इससे ज्यादा अगर आप रखोगे तो व्यक्ति बोर हो जाएगा और रेडियो बंद करके चलता बनेगा। इसलिए कोई भी नाटक की अवधि हमें 30 से 40 मिनट से ज्यादा नहीं करनी चाहिए। अब जब इतने कम मिनट का कोई भी आप नाटक कर रहे हो तो उसमें पात्रों की संख्या भी लिमिटेड होगी ना, क्योंकि श्रोता सिर्फ आवाज के सहारे चरित्रों को याद रखता है। ऐसी स्थिति में रेडियो नाटक में यदि बहुत ज्यादा किरदार हैं तो उसके साथ एक रिश्ता बनाए रखने में श्रोता को दिक्कत होगी। अब चूंकि हम सारे कैरेक्टर को उनकी आवाजों से पहचान रहे हैं और तो इसलिए ये भी एक बहुत बड़ा कारण होता है कि इसमें पात्रों की संख्या बहुत कम होनी चाहिए, क्योंकि जितने आप पात्र रखेंगे श्रोता के लिए उतने लोगों को पहचान पाना मुश्किल हो जाता है आवाज के माध्यम से। 15 मिनट की अवधि वाले रेडियो नाटक में पात्रों की संख्या अधिकतम संख्या 5 से 6 हो। यानी कि अगर आप कोई रेडियो नाटक सिर्फ 15 मिनट का कर रहे हो तो उसमें कैरेक्टर सिर्फ आपके 5 से 6 ही होने चाहिए। 30 से 40 मिनट की अवधि के नाटक में 8 से 12 पात्र हो सकते हैं। अगर 1 घंटे या उससे ज्यादा अवधि का रेडियो नाटक लिखना ही पड़ जाए तो उसमें 15-20 भूमिकाएं गढ़ी जा सकती है। देखिए, अगर कभी ऐसी नौबत आए कि 1 घंटे का नाटक हो रहा है तो उसे 2 एपिसोड में कर देना चाहिए। इतना लंबा नाटक जो है वो मान्य नहीं रहता है रेडियो में। और कभी अगर ऐसा हो तो उसमें आप 15-20 कैरेक्टर कर सकते हो। पात्रों की संख्या के मामले में बताई गई संख्याएं एक अंदाजा मात्र है। ये प्रमुख और सहायक भूमिकाओं की संख्या है। ठीक है, सबको, मेन कैरेक्टर और जितने भी सहायक कलाकार हैं सबको मिला के संख्या बताई गई है। छोटे मोटे किरदारों की गिनती इसमें नहीं की गई है। मान लीजिए कोई स्वीपर आ रहा है, कोई झाड़ू वाला आ रहा है तो उसमें नहीं है। ठीक है, मतलब फेरी वाले की एक आवाज या पोस्टमैन का एक संवाद, न्यायालय में जज का सिर्फ ऑर्डर कहना, ये सारे कैरेक्टर उसमें शामिल नहीं है। जो मुश्किल से 1-2 शब्द बोलते हैं, 1 लाइन बोलते हैं, तो वो पात्र आपके जो हैं वो इन पात्रों की संख्या में इंक्लूडेड नहीं है। यानी जैसे 5 से 6 लिया गया है कैरेक्टर की संख्या, तो इसमें ये जज की, फेरी वाले की, कूड़े वाले की, पोस्टमैन की, इन सबको इंक्लूड नहीं किया गया है। प्रश्न संख्या 3 है, रेडियो नाटक की अवधि कितनी होती है? अब ये बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि किसी भी नाटक को सफल बनाने के लिए इसकी एक छोटी से छोटी बारीकी पे भी ध्यान रखना पड़ता है। आमतौर पर रेडियो नाटक की अवधि 15 से 30 मिनट होती है, इसीलिए अमूमन रेडियो नाटक की अवधि छोटी ही है। और अगर आपकी कहानी लंबी है तो फिर वह एक धारावाहिक के रूप में पेश की जा सकती है। तो उन्होंने क्या बोला, आपको जो कोई भी नाटक पेश करना है वो 15 से 30 मिनट का ही रखिए, और अगर आपका नाटक लंबा है तो उसे एपिसोड वाइज, यानी कि जैसे हम लोग के सीरियल्स या धारावाहिक होते हैं
उस हिसाब से कई श्रृंखला में आप दे सकते हैं, जिसकी हर कड़ी 15 से 30 मिनट की होगी। मानी कि उसका एक एपिसोड 15 से 30 मिनट का, दूसरा 15 से 30 मिनट का, तीसरा 15 से 30 मिनट का। इस तरीके से आप कर सकते हैं। रेडियो पर निश्चित समय पर निश्चित कार्यक्रम आते हैं, इसलिए उनकी अवधि भी निश्चित होती है, क्योंकि रेडियो नाटक में हर चीज का अपना एक टाइम बना रहता है कि हाँ भाई 20 मिनट का समाचार आएगा, 20 मिनट का क्या कहते हैं, उसके बाद गाने चलेंगे, तो 20 मिनट का किसी का संवाद है तो 20 मिनट का नाटक चलेगा। तो इसलिए इन सब की संख्या सीमित की जाती है, 15 मिनट, 30 मिनट, 45 मिनट या 60 मिनट वगैरह। तो अब ये डिपेंड करता है आपके नाटक पे। वैसे 15 से 30 मिनट ज्यादा नहीं होना चाहिए नाटक की अवधि। प्रश्न संख्या 4 है, रेडियो नाटक की अवधि का 15 से 30 मिनट के होने का कारण क्या है? अब उन्होंने कहा कि भाई जितनी भी अवधि है वो 15 से 30 मिनट की होनी चाहिए। अब इसका रीजन क्या दिया, चलिए देखते हैं। रेडियो नाटक की अवधि 15 मिनट से 30 मिनट के होने के दो कारण हैं। श्रव्य माध्यम में नाटक या वार्ता जैसे कार्यक्रमों के लिए मनुष्य की एकाग्रता की अवधि 15 से 30 मिनट की होती है। ठीक है, ये हम सभी को 15 से 30 मिनट की होती है, इससे ज्यादा नहीं। दूसरे, सिनेमा और नाटक में दर्शक अपने घरों के बाहर निकलकर किसी अन्य सार्वजनिक स्थान पर एकत्रित होते हैं। इसका मतलब वो कि इन आयोजनों के लिए एक प्रयास करते हैं और अनजाने लोगों के एक समूह का हिस्सा बनकर प्रेक्षागृह में बैठते हैं। तो अब इसको ऐसे समझिए कि देखिए, व्यक्ति के जो एकाग्र होकर बैठने या किसी चीज को सुनने की जो एक एकाग्रता लिमिट होती है वो 15 से 30 मिनट की होती है। इसीलिए रेडियो नाटक की अवधि 15 से 30 मिनट की रखी जाती है। तो आप बोलोगे तो फिर ये फिल्म वगैरह तो 3-3 घंटे की होती है मैम, उसमें भी तो एकाग्रता लगानी पड़ती है। देखिए, रेडियो हमारे घर में बहुत सुविधा से प्राप्त है, तो हमने उसका नॉब घुमाया, सुना, हो गया। हमें नहीं अच्छा लगेगा, हम बंद करके कुछ और काम करने लगे। लेकिन जैसे हम सिनेमा देखने निकल रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, हम घर के बाहर जा रहे हैं, सिनेमा हॉल में जा रहे हैं, पैसा पे कर रहे हैं, तो फिर हम वो 3 घंटे बैठकर देख सकते हैं। लेकिन घर में ही वो 3 घंटे की पिक्चर अगर आप देखते हो तो देखो क्या होता है, आपको बीच में कई बार रुकना पड़ता है, हमारा एकाग्रता लिमिट भंग होता है। तो वही चीज है कि जब हम किसी चीज के लिए एफर्ट्स लगाते हैं तो हम उसे ज्यादा समय दे सकते हैं, लेकिन हम अगर किसी चीज में एफर्ट नहीं लगा रहे हैं तो हम ज्यादा समय नहीं देते हैं। रेडियो नाटक के साथ एक यही माइनस पॉइंट होता है, इसीलिए इसकी अवधि को 15 से 30 मिनट रखा गया है, ताकि सभी व्यक्ति बगैर किसी जद्दोजहद के पूरा नाटक देखें। रेडियो को परिभाषित कीजिए, ये बहुत बड़ी चीज है। हम बात कर रहे हैं रेडियो नाटक की, जो कि प्रसारित हो रहा है रेडियो पर, तो उसको परिभाषित करना हमारे लिए बहुत। आज से कुछ दशक पहले एक जमाना ऐसा भी था जब दुनिया में ना टेलीविजन था ना कंप्यूटर। सिनेमा हॉल, थिएटर तो थे, लेकिन उनकी संख्या आज के मुकाबले काफी कम थी। ये बात सही है। और एक आदमी के लिए वे आसानी से उपलब्ध भी नहीं थे। अगर एक सिंगल आदमी के लिए कहा जाए तो वो हमारी जो इनकम थी, पहुंच थी, अब उस समय हम लोग इन सारे चीजों पे लोग इतना पैसा खर्च नहीं करना चाहते थे। ऐसे समय में घर में बैठे मनोरंजन का जो सबसे सस्ता और सहजता से प्राप्त साधन था वो था रेडियो। रेडियो पर खबरें आती, ज्ञानवर्धक कार्यक्रम आते, खेलों का आंखों देखा हाल प्रसारित होता, एफएम चैनलों की तरह गीत संगीत की भरमार रहती थी। टीवी धारावाहिकों और टेलीविजन की कमी भी रेडियो पर आने वाले नाटक पूरा किया करते थे। अब रेडियो क्या होते थे उस समय, हमारे जो क्या कहते हैं ना, मनोरंजन का इकलौता साधन था, क्योंकि उस समय हमारे पास इतनी सारी वैरायटीज नहीं थी। आज हमारे घर में रेडियो भी है, टीवी भी है, कंप्यूटर भी है, इंटरनेट भी, हमारे लोग के मोबाइल भी है, तो एंटरटेनमेंट के बहुत सारे साधन हैं। लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था, यही एकमात्र साधन था और इस पर सभी तरह के वेरिएशन में प्रोग्राम्स आते थे। तो व्यक्ति इसी से अपना मनोरंजन किया करता था और ये होता था हमारा रेडियो। रेडियो नाटक लिखे कैसे जाते हैं, अब ये भी एक सबसे बड़ी चीज है कि भाई रेडियो पर नाटक प्रसारित तो होते हैं, उनकी अवधि जान ली, पात्र जान लिए, मगर इनको लिखा कैसा जाएगा। देखिए, सिनेमा और रंगमंच की तरह रेडियो नाटक में भी चरित्र होते हैं, उन चरित्रों के आपसी संवाद होते हैं और इन्हीं संवादों के जरिए आगे बढ़ती है कहानी। बस सिनेमा और रंगमंच की तरह रेडियो नाटक में विजुअल अर्थात दृश्य नहीं होते, ठीक है, यानी कि हम उनको देख नहीं सकते। और जब भी इनकी कथा, रेडियो नाटक लिखे जाते हैं, इनको दृश्य के हिसाब से विभाजित नहीं किया जाता।
यही सबसे बड़ा अंतर है रेडियो नाटक तथा सिनेमा या रंगमंच के माध्यम में। ठीक है, तो रेडियो सिनेमा या रंगमंच में सबसे बड़ा माध्यम जो फर्क है वो है विजुअल का। रेडियो में विजुअल्स नहीं होते, दृश्य नहीं होते, जबकि रंगमंच और सिनेमा में दृश्य होते हैं। रेडियो पूरी तरह से श्रव्य माध्यम है, इसीलिए रेडियो नाटक का लेखन सिनेमा व रंगमंच के लेखन से थोड़ा सा भिन्न है। ठीक है, तो जब हम रेडियो ऐसे नाटक लिखते हैं और रेडियो नाटक लिखते हैं तो थोड़ी सी भिन्नता होती है और थोड़ा मुश्किल भी है। आपको सब कुछ संवादों और ध्वनि प्रभावों के माध्यम से संप्रेषित करना होता है। अब इसमें क्या होता है, अब इसमें अगर आप एक जगह से दूसरी जगह जा भी रहे हैं तो भी वो आपको संवादों के माध्यम से बयां करेंगे। यहाँ आपकी सहायता के लिए ना मंच सज्जा है, ना वस्त्र सज्जा, और ना ही अभिनेता के चेहरे की भाव भंगिमाएं। मतलब कुछ भी नहीं है, जो कुछ है वो सब हमें सुनाई देगा, वरना बाकी सब कुछ वैसा ही। एक कहानी, कहानी का वही ढांचा, शुरुआत, मध्य, अंत, इसे यूं ही कह सकते हैं। परिचय, द्वंद्व, समाधान, बस ये सब होगा आवाज के माध्यम से। तो जो एक मूवी आप देखते हो वो हमें दिखाई देती है, लेकिन रेडियो में हर एक चीज हमें सुनाई देगी, सब कुछ संवादों के माध्यम से होगा। तो इनको लिखे जाते समय छोटे से छोटे एक्शन, छोटे से छोटे मूवमेंट्स, हर चीज के लिए ध्वनि प्रभावों पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है। बाकी लिखने का तरीका वही है जैसे बाकी नाटक लिखे जाते हैं। रेडियो के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें लिखी, मतलब कुछ ऐसी बातें जो वाकई आपको लगता है कि काफी अच्छी है। ठीक है, रेडियो के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें। नाट्य आंदोलन के विकास में रेडियो नाटक की अहम भूमिका रही। यानी कि जब से नाटक बहुत ज्यादा प्रभाव होने लगे, उनका प्रचलन होने लगा, तो उसमें रेडियो की भूमिका बहुत ज्यादा अहम हो गई थी। सिनेमा और रंगमंच की तरह रेडियो एक दृश्य माध्यम नहीं, श्रव्य माध्यम है, ये भी इसकी एक विशेषता है। ठीक है, रेडियो की प्रस्तुति संवादों और ध्वनि प्रभावों के माध्यम से होती है। इसमें जितना भी होगा सब ध्वनि के माध्यम से होगा। फिल्म की तरह रेडियो में एक्शन की गुंजाइश नहीं होती। देखिए, ये एक बहुत बड़ा रिस्ट्रिक्शन होता है रेडियो नाटक में कि आप एक्शन प्रधान कोई भी नाटक रेडियो पर प्रसारित नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे फिल्म में एक्शन होता है, इनमें एक्शंस नहीं होते हैं। चूंकि रेडियो नाटक की अवधि सीमित है, इसलिए पात्रों की संख्या भी सीमित होती है, क्योंकि सिर्फ आवाज के सहारे पात्रों को याद रख पाना मुश्किल होता है। तो इसका एक महत्वपूर्ण बात यह है कि इनमें अवधि सीमित होती है, पात्रों की संख्या सीमित होती है। इसका सिर्फ एक ये कारण है कि आवाज के माध्यम से इतने सारे लोगों को याद रख पाना मुश्किल है, और बहुत देर तक बैठकर सिर्फ सुनना ये भी मनुष्य के लिए मुश्किल होता है। पात्र संबंधित विविध जानकारी संवाद एवं ध्वनि संकेतों से उजागर होती है। तो जो कोई भी पात्र है रेडियो में, उसके बारे में जो कोई भी चीज है वो हमें ध्वनि के माध्यम से, संवादों के माध्यम से ही पता चलती है। प्रश्न संख्या 8 है, क्या दिया गया है? रेडियो नाटक की कहानी में किन किन बातों का ध्यान रखना आवश्यक है? अब देखिए यहाँ पर क्या है ना, ये थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन है। अगर आपके पास में आता है तो आप इसे शॉर्ट करके भी लिख लेना, लेकिन मैंने इसे आपके लिए पूरा डिटेल में एक्सप्लेन किया। ठीक है, देखिए, रेडियो नाटक की जो कहानी होती है में किन किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है, यानी कि जब हम कहानी लें रेडियो नाटक के लिए तो उसमें क्या चीज हमें जरूर देखनी चाहिए। रेडियो नाटक में कहानी संवादों तथा ध्वनि प्रभावों पर आधारित होती है। इससे कहानी का चयन करते समय अनेक बातों पर ध्यान रखना आवश्यक है, जो इस प्रकार है। ठीक है, क्योंकि जब हम कहानी ले रहे हैं तो हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जब इसे हम रेडियो नाटक में तब्दील करेंगे तो ये सिर्फ संवादों और ध्वनि के माध्यम से ही प्रकट हो। तो कहानी चयन करते समय ये सारी चीजें ध्यान रखनी चाहिए। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले जो सबसे आवश्यक है उस कहानी के लिए वो है कहानी एक घटना प्रधान ना हो, यानी कि सिर्फ एक घटना पर आधारित ना हो। रेडियो नाटक की कहानी केवल एक ही घटना पर आधारित नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ऐसी कहानी श्रोताओं को थोड़ी देर में उबाऊ बना देती है, जिससे श्रोता कुछ देर पश्चात सुनना पसंद नहीं करते। इसीलिए रेडियो नाटक की कहानी में अनेक घटनाएं होनी चाहिए, क्योंकि देखिए सामने वाले व्यक्ति को थोड़ा सा एंटरटेनमेंट देना है। तो अगर हम एक ही घटना रखेंगे तो सामने वाला व्यक्ति बोर हो जाएगा जो सिर्फ सुन रहा है। तो इसलिए एक घटना प्रधान नहीं होकर इनमें विविध घटनाएं होनी चाहिए। सीमा अवधि,
अब रेडियो नाटक लिखते समय कहानी से, जब हम इसको रेडियो नाटक लिख रहे हैं, तो सबसे जो ध्यान रखना होता है वो है अवधि, यानी कि समय सीमा। सामान्य रूप से रेडियो नाटक की अवधि 15 से 30 मिनट तक हो सकती है। रेडियो नाटक की अवधि इससे अधिक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि रेडियो नाटक को सुनने के लिए मनुष्य की एकाग्रता की अवधि 15 से 30 मिनट तक की होती है। यानी कि किसी भी व्यक्ति के कंसंट्रेशन, मैक्सिमम कंसंट्रेशन का टाइम 15 to 30 मिनट होता है। तो इससे ज्यादा इसीलिए नहीं रखी जाती है, क्योंकि व्यक्ति जब बोर होने लगेगा तो वो नाटक सुनना बंद कर देगा। इससे ज्यादा नहीं। रेडियो एक ऐसा माध्यम है जिसे मनुष्य अपने घर में अपनी इच्छा अनुसार सुनता है, इसलिए रेडियो नाटक की अवधि सीमित होनी चाहिए। क्योंकि हमें ये जरूर समझना चाहिए कि रेडियो में अगर कोई भी चीज किसी व्यक्ति को बोर करेगी तो वो तुरंत रेडियो बंद कर दे। तो ये हमें बोरियत का जो एलिमेंट होता है ये हर हाल में हटाना होता है। पात्रों की सीमित संख्या। अब ये भी बात है, जब समय सीमा है, जब लिमिटेड समय सीमा है हमारे पास में, तो पात्रों की संख्या को भी सीमित रखना पड़ता है। क्योंकि अगर हम ज्यादा पात्र रखेंगे तो श्रोता उनको आवाज के माध्यम से इतने ज्यादा पात्रों को याद नहीं रख पाएंगे। रेडियो नाटक में पात्रों की संख्या सीमित होनी चाहिए। इसमें पात्रों की संख्या 5 से 6 अधिक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इसमें श्रोता केवल ध्वनि के सहारे ही पात्रों को याद रख पाता है। यदि रेडियो नाटक में अवधि अधिक पात्र होंगे तो श्रोता उन्हें याद नहीं रख सकेंगे। इसलिए रेडियो नाटक में पात्रों की संख्या सीमित होनी चाहिए। ठीक है, तो बहुत ज्यादा नहीं होनी चाहिए। चलिए अब आ गए प्रश्न संख्या 9 पर। रेडियो पर रेडियो नाटक का आरंभ किस प्रकार हुआ? अब देखिए, हम लोग रेडियो पर रेडियो नाटक सुनते हैं, लेकिन इसकी शुरुआत कब और कैसे हुई ये भी तो जानना जरूरी है ना। आज से कुछ दशक पहले रेडियो ही मनोरंजन का प्रमुख साधन था। उस समय टेलीविजन, सिनेमा, कंप्यूटर आदि मनोरंजन के साधन उपलब्ध नहीं थे। हम आज से अगर मान लीजिए 30 दशक पीछे चले जाएं, और भी थोड़ा सा, तब तो टेलीविजन आ गया था, 30 दशक पीछे जाएंगे तो थोड़ा सा और पीछे जाएंगे तो टीवी भी नहीं हुआ करते थे। तो सबके घर में रेडियो होता था और वो उसी से काम चलाते थे। ऐसे समय में घर में बैठे ही रेडियो ही मनोरंजन का सबसे सस्ता और सुलभ साधन था। रेडियो पर खबरें आती थी, इसके साथ साथ अनेक ज्ञानवर्धक कार्यक्रम भी प्रसारित किए जाते थे। तो जब रेडियो हुआ तो ये सारी चीजें आती थी। रेडियो पर संगीत और खेलों का आंखों देखा हाल प्रसारित किया जाता था। एफएम चैनलों की तरह गीत संगीत की अधिकता होती थी। धीरे धीरे रेडियो पर नाटक प्रस्तुत किए जाने लगे कि भाई अब ये जब एक यही मनोरंजन का साधन है तो इसमें क्यों नहीं हम नाटक भी प्रसारित करें, होने लगे। तब रेडियो नाटक टीवी धारावाहिकों तथा टेलीफिल्म की कमी को पूरा करने के लिए शुरू हुए थे। ये नाटक लघु भी होते थे और धारावाहिकों के रूप में भी प्रस्तुत किए जाते थे। तो अब व्यक्तियों का एंटरटेनमेंट, कहते हैं ना भाई, जैसे होता है वेरिएशन करना होता है हमको, तो रेडियो में ये सारी चीजें तो चल रही थी, लेकिन ये हुआ कि भाई लोगों को थोड़ा और एंटरटेन करना चाहिए, इसलिए ये नाटक का प्रचलन शुरू हुआ। और जैसे आजकल टीवी और कंप्यूटर हमारे पास है, उनमें टीवी धारावाहिक आते हैं, तो नाटक जो प्रसारित होते थे रेडियो पर, हमारी वही कमी उस समय ये लोग पूरा किया करते थे। और ये छोटे भी होते थे और अगर लंबे हैं तो उन्हें धारावाहिकों के रूप में प्रस्तुत कर दिया जाता। हिंदी साहित्य के सभी बड़े बड़े लेखक साहित्य रचना के साथ साथ रेडियो स्टेशनों के लिए नाटक भी लिखते थे। ठीक है, बहुत बड़े लोग। उस समय रेडियो के लिए नाटक लिखना एक सम्मानजनक बात मानी जाती थी। इस प्रकार रेडियो नाटक का प्रचलन बढ़ने लगा। रेडियो नाटकों ने हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं के नाट्य आंदोलन के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। हिंदी के अनेक नाटक जो बाद में मंच पर बहुत प्रसिद्ध रहे, वे मूलतः रेडियो के लिए ही लिखे गए थे। धर्मवीर भारती द्वारा रचित अंधा युग और मोहन राकेश द्वारा रचित आषाढ़ का एक दिन इसका श्रेष्ठ उदाहरण है। तो इनके उपन्यास भी हैं और इनको नाटक के तौर पर भी रेडियो पर प्रसारित किया गया था। और जब शुरू में ये रेडियो था तो उस समय ये जितने भी बड़े बड़े लेखक होते थे, ये पत्रकारिता के क्षेत्र में जुड़े होने के बाद भी जो है रेडियो के लिए लेखन कार्य किया करते थे, क्योंकि ये उस समय बहुत सम्माननीय बात मानी जाती थी। प्रश्न संख्या 10 है, दृश्य श्रव्य माध्यमों की तुलना में श्रव्य माध्यम की क्या सीमाएं हैं? इन सीमाओं को किस तरह पूरा किया जा सकता है?
अब जो दृश्य श्रव्य माध्यम है, जैसे हमारा टेलीविजन है, कंप्यूटर है, सिनेमा है, अब इसके माध्यम में अगर हम श्रव्य माध्यम को देखें तो उसकी बहुत सारी सीमाएं, और इन कमियों को दूर कैसे करेंगे ये आपको बताना है। चलिए देखते हैं। विशेष रवि माध्यमों की तुलना में श्रव्य माध्यम की कई सीमाएं हैं जो इस प्रकार है। तो ये जो हमारे जितने भी दृश्य श्रव्य माध्यम है, इनकी तुलना में श्रव्य माध्यम की बहुत सारी सीमाएं जो इस प्रकार है। दृश्य श्रव्य माध्यमों में हम नाटक को अपनी आंखों से देख सकते हैं और पात्रों को संवादों से सुन भी सकते हैं, किंतु श्रव्य माध्यम में हम केवल सुन सकते हैं, उसे देख नहीं सकते। तो सबसे बड़ी सीमा हमारी ये हो जाती है। दृश्य श्रव्य माध्यम में हम पात्रों के हाव भाव देख उनकी दशा का अनुमान लगा सकते हैं, किंतु श्रव्य माध्यम में ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि जब हमें दिखाई ही नहीं देता तो उनकी कंडीशन को हम देखकर नहीं, सिर्फ सुनकर अंदाजा लगा सकते हैं। तो एक सबसे बड़ी सीमा ये भी होती है। दृश्य श्रव्य माध्यम में मन चला पात्रों के वस्त्रों की शोभा और उनके सौंदर्य को देख सकते हैं, किंतु श्रव्य माध्यम में हम इनकी ऐसी कल्पना ही कर सकते हैं, यानी कि उस व्यक्ति ने क्या पहना होगा ये सिर्फ हम इमेजिन कर सकते हैं, जबकि रंगमंच और सिनेमा में क्या होता है हम इन सभी को देख सकते हैं। दृश्य श्रव्य माध्यम किसी भी दृश्य तथा वातावरण को देखकर आनंद उठा सकते हैं, किंतु श्रव्य माध्यम में पत्ते की स्थिति को केवल ध्वनि के माध्यम से ही समझ सकते हैं। जैसे जंगल का दृश्य प्रस्तुत करना हो तो जंगली जानवरों की आवाज और डरावना संगीत दिया जाता है। अगर प्राकृतिक वातावरण है तो हम उसे दृश्य श्रव्य माध्यम में देखकर आनंद उठा सकते हैं, लेकिन अगर हम रेडियो की बात करते हैं तो हम सिर्फ उसको सुन सकते हैं। ठीक है, क्या कर सकते हैं, सिर्फ सुन सकते हैं कि मतलब जैसे पत्ता क्या कहते हैं हिल रहा है तो उसकी आवाज आएगी, हवा के चलने की आवाज आएगी, तो उसे हम सिर्फ सुनकर महसूस करने या अपनी कल्पना में महसूस करने की कोशिश कर सकते हैं। दृश्य माध्यमों में श्रव्य माध्यमों की तुलना में वातावरण की सृष्टि पात्रों के संवादों द्वारा सीखी जाती है। समय की सूचना तथा पात्रों के चरित्र का उद्घाटन भी संवादों के माध्यम से होता है। अब व्यक्ति किस तरीके के वातावरण में पला बड़ा है, वो कहाँ रहता है, क्या उसका इस समय जो बात कर रहा है समय क्या है, जो कुछ भी है वो संवादों के माध्यम से ही प्रकट करना पड़ता है। श्रव्य माध्यम की इन सीमाओं को ध्वनि माध्यम से पूरा किया जा सकता है। अब श्रव्य माध्यम से जब इतना डिफरेंशिएट है तो सारी चीजों को हमें सबकी पूर्ति सिर्फ ध्वनियों के माध्यम से, अलग अलग ध्वनियों के माध्यम से बयां करनी पड़ती है। प्रश्न संख्या 11 है, पहले रेडियो मनोरंजन का सबसे सस्ता और सुलभ साधन क्यों हुआ करता था? चलिए देखें। रेडियो मनोरंजन का सबसे सस्ता एवं सुलभ साधन इसलिए हुआ करता था क्योंकि उन दिनों ना टेलीविजन होते थे ना कंप्यूटर। सिनेमा हॉल थिएटर बहुत कम संख्या में थे, साथ साथ वे आम आदमी की पहुंच से बहुत दूर हुआ करते थे। अब सबसे सस्ता और सुलभ साधन क्यों था? क्योंकि टेलीविजन और कंप्यूटर तो थे नहीं, और जो थे जैसे पिक्चर हॉल और थिएटर्स वगैरह, तो वो उस समय इतने महंगे हुआ करते थे कि लोग मनोरंजन के लिए इतने ज्यादा पैसे नहीं खर्च करना चाहते थे, तो इसीलिए ये सबसे सस्ता और सुलभ साधन था। रेडियो के लिए लिखे गए उन नाटकों का उल्लेख कीजिए जो बाद में मंच पर भी सफल रहे। ठीक है, जो बेसिकली लिखे तो किसके लिए गए? रेडियो के लिए, लेकिन बाद में उन्हें रंगमंच पर भी जब प्रसारित किया गया तो वहां पर भी वो सफल रहे। ऐसे रेडियो नाटक हैं धर्मेंद्र भारती द्वारा कृत अंधा युग और मोहन राकेश द्वारा कृत आषाढ़ का एक। रेडियो नाटकों का लेखन अन्य माध्यम के लेखन से कुछ कठिन होता है। क्यों होता है? इसका रीजन है क्योंकि रेडियो नाटक में हमें सभी पात्रों, संवादों, सारे भावों सबको हमें ध्वनि के माध्यम से ही प्रकट करना पड़ता है, संवादों और ध्वनि के माध्यम से प्रकट करना पड़ता है, इसीलिए इसका लेखन थोड़ा सा मुश्किल होता है। रेडियो नाटकों का लेखन अन्य माध्यम के लेखन से इसलिए कठिन होता है क्योंकि इसमें मंच सज्जा, वस्त्र सज्जा और अभिनेताओं के चेहरे की भाव भंगिमाओं आदि को संवादों और ध्वनि प्रभावों के माध्यम से संप्रेषित करना होता है। व्यक्ति क्या सोच, पात्र क्या सोच रहा है, वो क्या करना चाहता है, या वो किस परिवेश में रहा है, ये सारी चीजें हमें ध्वनि और संवादों से ही व्यक्त करनी पड़ती है, इसीलिए इसका लेखन थोड़ा सा मुश्किल होता है। रेडियो नाटक लेखन हेतु कहानी का चयन करते समय क्या सावधानी रखनी चाहिए? जैसे कि मैंने कहा, कभी भी कहानी एक्शन प्रधान और एक घटना प्रधान नहीं होनी चाहिए।
रेडियो नाटक लेखन हेतु ऐसी कहानी का चयन करना चाहिए जो ज्यादा एक्शन प्रधान ना हो, क्योंकि ज्यादा एक्शन रेडियो पर उबाऊ एवं संप्रेषणहीन साबित होता है। क्योंकि एक्शन देखने में अच्छा लगता है, सुनने में उसमें कोई इतना मजा नहीं आएगा, तो वो क्या हो जाता है, उबाऊ हो जाता है। इसीलिए एक्शन प्रधान कहानी नहीं लेनी चाहिए। रेडियो के लिए संवाद लेखन में किस बात का ध्यान रखना चाहिए? रेडियो नाटक के लिए संवाद लेखन में इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि संवाद जिस चरित्र को संबोधित कर रहा है वो उसका नाम लेना आवश्यक हो, क्योंकि रेडियो में कौन किससे बात कर रहा है यह हम देख नहीं पाते। मान लीजिए हम आपसे बात कर रहे हैं तो हम आपका नाम लेकर बात करेंगे, क्योंकि व्यक्ति हमें देख नहीं सकता, सिर्फ सुन सकता है, इसलिए हमें नाम लेकर बात करनी पड़ती है। तो ये एक सबसे बड़ा ध्यान होता है जब हम संवाद लेखन लिखते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा रेडियो नाटक से संबंधित पाठ, जिसके हमने किए आज 15 प्रश्नों, जिनमें दीर्घोत्तरीय भी थे और लघुत्तरीय प्रश्न भी थे। क्योंकि इस चैप्टर से आपके पास दोनों तरीके के प्रश्न आएंगे, तो इसके लिए आपको रेडी रहना। ठीक है, चलिए अब हम मिलेंगे अपने 13 चैप्टर, जो कि हमारी बुक का और क्लास 12 के लिए आखिरी अध्याय होगा। तो अगर आपने वो चैप्टर नहीं पढ़ा है तो अच्छे से पढ़ के रखिए, और हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे इसी चैप्टर के कुछ प्रश्न। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।